जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है और आप सभी को पता लग ही गया होगा कि एसएससी सीएचएसएल 2021 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने आए हैं कि इसमें किस-किस तरह की कौन-कौन सी पोस्ट होती हैं, इससे आपको कौन-कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है और सबसे बड़ी बात इसमें सैलरी क्या होती है, इसमें आपको क्या काम करना होता है, इसमें आप प्रमोशन से कहाँ-कहाँ पहुँच सकते हैं। हम सारी बात जान लेंगे आज और उसके अलावा हम ये भी जानेंगे जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी में जो सीजीएल और सीपीओ है, अगर उनको छोड़ दें तो लोग इसको सीएचएसएल को लेना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और दोस्तों कई-कई बार तो ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट है वो सीजीएल वाला भी जो पास हो चुका है वो भी कभी-कभी इस कन्फ्यूजन में हो जाता है कि मैं सीजीएल वाला जॉइन करूं या फिर मैं सीएचएसएल वाला जॉइन करूं, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि सीजीएल में जो पोस्टिंग है वो मोस्टली बाहर आती है, मतलब जैसे साउथ वगैरह में आती है, आप अपने होम स्टेट नहीं आ पाते। लेकिन जो 10+2 है सीएचएसएल है, इसमें कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पर आप ज़िंदगी भर तक परमानेंट अपने जो आपका गाँव है, घर है, शहर है, आप हमेशा वहीं रहोगे। हाँ, मैंने कहा गाँव, अगर आपका कोई छोटा-सा गाँव है तब भी आप ज़िंदगी भर तक लाइफ टाइम तक अपनी पोस्टिंग उसी गाँव में रह के कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो अपनी। तो दोस्तों आइए जानते हैं सीएचएसएल के फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात यही है कि ये फॉर्म 1 फरवरी को आया था और उसके अलावा देख लेते हैं इसमें आपको जो फॉर्म फिल करना है, उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है, उसको सबमिट कराने की डेट है, वो लास्ट 7 मार्च है। मतलब आपको फॉर्म 1 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक फिल कर देना है। उसके अलावा इसमें दिया हुआ है कि अगर मान लो आप ऑफलाइन पेमेंट करने हो तो उसकी डेट क्या है। बाकी इसमें बताया हुआ है कि जो आपका एग्ज़ामिनेशन होगा, टियर 1 होगा, वो आपको जो एग्ज़ाम होगा वो होगा मई में। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जिनको भी नहीं पता कि इसमें एग्ज़ाम प्रोसेस कैसे होता है, तो पहले आपका टियर 1 होता है, जैसा कि दिया हुआ है कि वो मई में होगा आपका। तो टियर 1 के बाद में आप खुद का होता है टियर 2, जिसको हम लोग बोलते हैं डेस्क्रिप्टिव पेपर। तो डेस्क्रिप्टिव में क्या आता है, आपका ऐसे लेटर आता है जिसमें से आपको कोई लिखना होता है। तो उसके बारे में वो कब होगा वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। उसके अलावा फिर जैसे आपका टियर 1 हो गया और टियर 2 हो गया। अब जब इनके मार्क्स आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे ऐड हो जाते हैं, जैसे कि 200 मार्क्स का 200 मार्क्स का तो आता है टियर 1 और 100 मार्क्स का आपका आता है टियर 2, जिसको बोलते हैं डेस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें आपको 50 मार्क्स का आता है ऐसे और 50 का आता है लेटर। आपको दोनों लिखने होते हैं, तो आपकी जो मार्किंग होती है, आपकी रैंक निकलती है, वो ओवरऑल 300 मार्क्स के निकलती है। उसके अलावा फिर देखते हैं इसमें इसमें आगे बताई हुई है कि इसमें कौन-कौन सी पोस्ट होती हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है लोअर डिवीज़न क्लर्क, जिसको बोलते हैं एलडीसी। उसके अलावा फिर है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, मतलब एलडीसी को ही आजकल जेएसए भी बोलना शुरू कर दिया है। उसके अलावा सेकंड जो इसमें पोस्ट मिलती है वो होती है पोस्टल असिस्टेंट, जिसको बोलते हैं पीए। और इसमें ही एक वैरायटी और होती है, वो है सॉर्टिंग असिस्टेंट, जिसको बोलते हैं एसए। इसके अलावा एक होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, जिसको बोलते हैं डीईओ। ये सारी जो भी इसमें 3 तरह की पोस्ट हैं, जिनमें जो वेरियस मिनिस्ट्री हैं, डिपार्टमेंट है, वहाँ आपको लगाया जाएगा। उसके अलावा पे स्केल क्या है, पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपनी पोस्ट थी एलटीसी की, जिसको जेएसए भी कहते हैं, उसमें जो पे लेवल है, आपका पे लेवल रहेगा 2, मतलब उसका पे ग्रेड जो होता है वो होता है 1900। वो लेवल 2 की जॉब होती है और 1900 पे ग्रेड होता है। इसके अलावा जो पोस्टल असिस्टेंट है या पीए ऐसे कह दूँ मैं इसको, ये होती है लेवल 4 की। ये लेवल 4 की जॉब है और इसमें आपका जो पे ग्रेड होता है वो होता है आपका 2400। तो दोस्तों इसके अलावा एक आपने और देखा था, एक पोस्ट है डीईओ की। इस ये भी आपकी लेवल 4 की पोस्ट है और एक लेवल 5 की पोस्ट है। लेवल 5 मतलब 2800। और उसके अलावा एक डीईओ की है जो ग्रेड ए की है, उसका भी 2400 पे ग्रेड है। इसके अलावा जो वैकेंसी है, वैकेंसी इसने बताया है कि वैकेंसी आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। और इसमें जो रिजर्वेशन है वो सारा जो होता है ये सेंट्रल जॉब्स में एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, जो भी हैं सारी बातें हैं। उसके अलावा इसमें बताया हुआ है कि इसमें जो एक पोस्ट और होती है बीआरओ,
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए कुछ अलग से कुछ फिजिकल क्राइटेरिया अलग होते हैं, जो मेडिकल वगैरह के हिसाब से आपकी और बाकी पोस्ट पे नहीं होते, लेकिन बीआरओ में होते हैं। हाँ, तो उसके अलावा इसमें देख लेना, इसमें कौन कौन एलिजिबल है फॉर्म को फिल करने के लिए, इसमें दिया हुआ है कि। और उसके अलावा फिर देखते हैं अपन लोग, इसमें बताया हुआ है कि जैसे जिसके मान लो कोई कैंडिडेट हो सकता है कि वो दिव्यांग हो, उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी हो, तो वो देख ले कि वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। उसके अलावा बताया हुआ है इसमें कि जो बीआरओ है उसके जो मेडिकल स्टैंडर्ड हैं वो कुछ और होते हैं, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है उसका अलग से। इसके अलावा फॉर्म को फिल कौन कर सकता है, ये सब पता है, ये सब तो आपको कि इंडिया का होना चाहिए या फिर नेपाल का भी हो या भूटान का भी हो, ये सारी बातें आप देख लेना। उसके अलावा जो एज लिमिट है आपकी आपकी एज लिमिट ध्यान रखना, 1 जनवरी 2022 तक काउंट की जाएगी, और आपकी एज है वो 18 से 27 साल होनी चाहिए, 18 टू 27 ईयर्स होनी चाहिए। कब तक? 1 जनवरी 2022 तक। और उसकी मतलब क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसका बर्थ जो फॉर्म फिल कर रहा है 2 जनवरी 1995 से पहले का जन्म ना हुआ हो, और 1 जनवरी 2004 के बाद उसका जन्म ना हुआ हो। उसके अलावा जो ST/SC है उसके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है, PWD के लिए 10 ईयर्स का है। ये सारी बातें आप देख लेना। और उसके अलावा ये है कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास जो 12th होनी चाहिए, आप लोगों ने 12th पास कर लेनी चाहिए, है ना। तो उसके अलावा ये है कि इसमें और देखते हैं कि और अपने काम की बातें क्या क्या हैं, जो सभी के लिए काम की बातें हों, हम वो चीज़ें देख लेते हैं एक बार। इसमें सारी बातें बताई हुई हैं, जैसे किस किस को गैलेंट्री अवार्ड मिला है, उसके लिए क्या क्या इसमें छूट दी जाती है, सारी बातें बताई हुई हैं। उसके अलावा दोस्तों ये बात आप ध्यान रख लेना कि जो ST/SC है, OBC है, EWS है, PWD है, ESM है, इनके बारे में बताया हुआ है कि इनके जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं कि इनको फ़ायदा है। तो जो आपकी ST/SC है, OBC है, EWS है, PWD है, तो इनको जो अपनी जो आप क्लेम करोगे इस चीज़ का कि हम ST/SC या जो भी ये कैटेगरी है, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कब तक का बना हुआ, जब फॉर्म की लास्ट डेट है फिल करने की 7 मार्च, तो 7 मार्च से पहले का आपके पास बना हुआ होना चाहिए। जो क्रूशियल डेट है आपकी वो 7 मार्च है। और उसके अलावा फिर इसमें और बातें देखते हैं। मैंने आपको बता ही दिया इस फॉर्म को फिल कौन कर सकता है, जिसके पास 12th हो, उस बंदे ने 12th क्लास पास कर ली हो। जैसे देख सकते हैं इसमें दिया हुआ भी है, जैसे जो LTC है, JSC जिसको बोलते हैं, PASA हो गया, DEO हो गया। तो जो कैग में DEO लगते हैं उनको छोड़ के आपके पास 12th डिग्री होनी चाहिए, 12th पास आउट कर लेने चाहिए आप। और अगर मान लो आप DEO के लिए जा रहे हो ग्रेड A के लिए, तो उसमें आपके पास 12th क्लास में साइंस सब्जेक्ट रहा हो, आपने साइंस से मैथ साइंस से 12th क्लास पास की हो, तो वो ही DEO ग्रेड A इन कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए फॉर्म को फिल कर सकता है। बाकी और सारा है उन सब में आपके पास 12th होना चाहिए, बस इसी में ही आपके पास 12th क्लास में मैथ साइंस से आपने पास किया हो। और आपने कब तक पास कर लेनी चाहिए, आपको 7 मार्च जब फॉर्म की लास्ट डेट है तब तक आपके पास आपकी जो डिग्री है वो होनी चाहिए 12th क्लास की। उसके अलावा जो अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाओगे वो भी तब तक का बना होना चाहिए, 7 मार्च से पहले तक का। उसके अलावा और देखते हैं इसमें और क्या क्या बातें बताई गई हैं जो अपने लिए काम की हो। इसमें बताया हुआ है कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, कि जो फोटोग्राफ है उसकी बताई हुई है कि उसकी हाइट और विड्थ कितनी होनी चाहिए उसमें। और ध्यान रखना जब भी आप फ़ोटो उसमें लगाओ तो ऐसा नहीं है कि आप स्पेक्स लगाकर फ़ोटो क्लिक करवा लो अपना, और कोई कैप लगाकर फ़ोटो करवा लो। आपको कैप उतार कर, स्पेक्स उतार कर आपके दोनों कान वो दिखने चाहिए, है ना, ऐसे फ़ोटो खिंचवाना है आपको। चाहे फ़ोन से खींच देना, कोई दिक्कत नहीं आती, उसको स्कैन कर लेना अच्छे से। और दिया हुआ है कि फ़ोटो का साइज़ 20 टू 50 KB होना चाहिए, और 3 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए, ये इसने दिया हुआ है। और ये बताया हुआ है कि अगर आपने फ़ोटो नहीं लगाया सही तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, है ना दोस्तों। और इसमें जो फ़ीस है वो 100 रुपये है, आपको 100 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी फॉर्म को फिल करने के लिए। जबकि जो महिलाएं हैं, वुमेन हैं,
और जो एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए फॉर्म में के लिए कोई फीस नहीं है, उनके लिए फॉर्म फ्री है, वो फ्री में फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके अलावा और क्या क्या बातें हैं वो देखते हैं एक बार। इसमें और बताया हुआ है कि आप फॉर्म में बाद में करेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि फॉर्म में गलती हो गई और आपको फॉर्म फिल करने की डेट जा चुकी है और आपने उसमें गलती कर दी थी, तो आपको एक करेक्शन का मौका दिया जाएगा। अगर आप पहली बार कोई गलती को करेक्ट करते हो तो 200 रुपये का चार्ज करना पड़ेगा आपको, और दोबारा कोई उसमें करेक्शन करते हो तो 500 रुपये आपको भरने होंगे। उसके अलावा ये देख लीजिए, इसमें बताया हुआ है कि किस किस रीजन में कौन कौन से सेंटर्स होते हैं एग्जामिनेशन के, दिया हुआ है। जैसे सीआर में बिहार, उत्तर प्रदेश आते हैं, तो उसमें भागलपुर, मुजफ्फरपुर, ये सारी बातें बताई हुई हैं, इनको देख लेना आप। वैसे सब बातें जानते हैं बच्चे, फिर भी एक बार अपने हिसाब से और देख लेना। हाँ, उसके अलावा ये है कि आपको बाद में 3 सेंटर का चूज करना है, उसके बाद में आपको सेंटर चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, है ना। उसके अलावा फिर ये बता ही दिया था मैंने आपको, पहले आपका टियर 1 होता है, उसके बाद टियर 2 मतलब कि डिस्क्रिप्टिव होता है, और उसके बाद में जैसा कि इसमें होता है स्किल टेस्ट, इसको बोलते हैं, एक होती है टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट बोलते हैं उसको, वो आपका टियर 3 माना जाता है, जो कि क्वालिफाइंग होता है। उसके अलावा और देखते हैं और क्या क्या बातें होती हैं इसमें। फिर बात करते हैं कि जो टियर 1 होगा आपका सीबीटी, उसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट आती हैं और कैसे कैसे मार्किंग होती है। तो इसमें वही है कि इंग्लिश आती है, जनरल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं रीजनिंग, फिर आती है क्वांट जिसको बोलते हैं मैथ, और फिर आती है जनरल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं जीके एंड जीए, करंट अफेयर का पोर्शन भी इसी में आ जाता है। इसमें क्या होता है कि पर सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल कितना हुआ, 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, है ना। और इसमें आपको कितना टाइम मिलता है, वो मिलता है 60 मिनट, मतलब कि 1 आवर, है ना। और जो दोस्तों बताया हुआ है इसमें, जो पैरा 8.1 और 8.2 में, जैसे जो एक तरह से दिव्यांग कोटा के बारे में बताया हुआ है, वो देख लेना कौन कौन पैरा 8.1 और 8.2 में आ रहा है। उनके लिए 80 मिनट दिए जाते हैं, जबकि और बाकी कैंडिडेट के लिए 60 मिनट दिए जाते हैं। इसमें देख लेना एक बार। और नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/4 होगी, है ना, मतलब 0.50 मार्क्स आपका कट हो जाएगा। उसके अलावा ये इसमें सब सिलेबस दिया हुआ है कि इंग्लिश सिलेबस क्या है, रीजनिंग का सिलेबस क्या है, क्वांट का सिलेबस क्या है, और जीके का सिलेबस क्या है, ये सारी बातें बताई हुई हैं। और फिर बताया हुआ है कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होता है, पेन एंड पेपर मोड पर, मतलब आपको ऐसे लेटर लिखना पड़ता है, और वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। 33% कम से कम आपको मार्क्स लाने होंगे। उसके बाद में जो 100 मार्क्स आएंगे वो आपके टियर 1 में ऐड होकर आपकी रैंक बनती है, और आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। ये भी दिया हुआ है, स्किल टेस्ट के बारे में बताया हुआ है कि आपको इसमें जो टाइपिंग वगैरह है वो करनी होती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में बताया हुआ है कि आपको 8000 की डिप्रेशंस पर आवर की आपकी स्पीड होनी चाहिए, और बाकी जो आपका ये जो टाइम रहेगा 15 मिनट का रहेगा। ये देख लेना आप एक बार, ये सारी बातें हैं। जैसे जो कैग है, कैग में लगते हैं डीईओ, उनके लिए 15,000 की डिप्रेशंस होनी चाहिए इन पर आवर ऑन कंप्यूटर, ये भी 15 मिनट्स का होगा। और उसके अलावा फिर बताया हुआ है कि जैसे जो एलटीसी और पीए की जो जॉब थी, पोस्ट थी, उसके बारे में बताया हुआ है। इसमें भी आपकी जो टाइपिंग है वो हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में चूज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी लेते हो तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप करना होगा, और इंग्लिश के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइप करना पड़ेगा, है ना। ये आपका 10 मिनट होता है। और उसके अलावा फिर देखते हैं और सारी काम की बातें क्या क्या हैं अपने। आ, 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 ये इसमें साइट दी गई है ssc.nic.in, और इसमें बताया हुआ है कि आपके पास जब भी आएगा वो फॉर्म, तो उसके लिए ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी होनी चाहिए आपकी, जिस पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, जब भी आपका टीवी वगैरह होता है या जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब के लिए बोला गया है इसमें, है ना। तो उसके अलावा फिर टीवी हो जाएगा, टीवी के बारे में तो बात की बातें हैं, पहले आप एग्ज़ाम पास कीजिए, अभी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और उसके अलावा फिर है पोस्ट प्रेफरेंस भरनी पड़ती है आपको, वो भी सब चीज़ें बात की हैं। उसके अलावा है
मेरे ख्याल से सारी बातें मैंने कवर कर ली हैं। ये सारी बताई हुई हैं कि आप एग्ज़ाम में कोई चीटिंग करते हो तो आपको क्या पनिशमेंट मिलता है, ये सारी बातें हैं, आपके कोई काम की नहीं है, मुझे पता है आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, एग्ज़ाम हॉल में या फिर कुछ और चीज़ ऐसी नहीं करोगे। उसके अलावा दोस्तों मैंने सब कुछ बता दिया है, बाकी अलावा इसमें नीचे सब फॉर्मेट दिए हुए हैं कि आपको किस-किस फॉर्मेट में सर्टिफ़िकेट वगैरह चाहिए। तो दोस्तों सबसे लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने आपको बता दिया है कौन-कौन सी पोस्ट होती हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें जो-जो मैंने पोस्ट के बारे में बताया था कि जैसे एलटीसी होती है, पोस्टल होती है, सॉर्टिंग होती है। तो दोस्तों इसके बारे में अपना जो चैनल है दीप्स एजुकेशन, इसी पर ही प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर इन सब की जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में बताया हुआ है कि किस-किस पोस्ट का क्या काम होता है, क्या-क्या सैलरी बन के आती है, क्या-क्या प्रमोशंस हो सकते हैं, सारी बातें बताई हुई हैं। इसमें कैसा मेडिकल होता है और जो भी सारी बेसिक क्वेरी होती हैं, वो सारी बताई हुई हैं। मतलब आपके जब फॉर्म भरने से लेकर जब आपकी जॉइनिंग होगी और जॉइनिंग के बाद जो काम होगा, उन सभी के बारे में जो वर्किंग प्रोफाइल सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। आप देखिए प्लेलिस्ट पर जाकर, आपकी और कोई क्वेरी हो हमें बताइए, आपको जैसी भी कोई भी समस्या हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, पढ़ाई के अलावा हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ में हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। वहाँ भी हमें मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। और बाकी आप पढ़ाई कीजिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। अपना ध्यान रखें, अपना ख़्याल रखें। थैंक यू।